नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं अमृता राय। ग्राउंड रिपोर्ट में आज देखेंगे जीएसटी लागू होने से क्यों नाराज हैं कपड़ा व्यापारी। इसके अलावा एक रिपोर्ट उड़ीसा के कालाहांडी से, जहां बूंद बूंद साफ पानी को तरस रहे हैं लोग, और साथ ही आपको ले चलेंगे आगरा के पशु चिकित्सालय और दिखाएंगे उसका हाल। लेकिन सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट की सुर्खियां। जीएसटी के खिलाफ हड़ताल पर गए देश भर के व्यापारी। 5% टैक्स का विरोध। 30 जून को मनाएंगे काला दिवस। कानपुर के कपड़ा कारोबारियों को धंधा चौपट होने का डर। जीएसटी के नियमों को लेकर ऊहापोह। इंस्पेक्टर राज बढ़ने की आशंका। ओडिशा के भवानीपटना में खतरनाक हुआ पानी। वर्षों से पाइपलाइन की नहीं हुई मरम्मत। हर महीने पीलिया के सैकड़ों शिकार। और आगरा के पशु चिकित्सालयों में दवाओं की किल्लत। बाहर से दवा खरीदने को मजबूर लोग। कर्मचारियों की कमी से भी परेशानी। पहली खबर जीएसटी से जुड़ी हुई है। सरकार 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने की तैयारी में है। 30 जून को संसद से बड़े पैमाने पर इसके लॉन्च की तैयारी है। लेकिन कपड़ा व्यापारी, देश भर के कपड़ा व्यापारी सरकार के इस फैसले से नाराज हैं। कपड़े पर 5% जीएसटी लगाए जाने को लेकर उनकी नाराजगी इस हद तक बढ़ गई है कि उन्होंने आज से यानी मंगलवार से 3 दिनों का बंद का ऐलान किया है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। ये है जीएसटी के विरोध का नजारा। गुजरात के सूरत में कपड़ा व्यापारी सड़क पर आए। पूरे देश में टेक्सटाइल जीएसटी संघर्ष समिति ने 3 दिनों की हड़ताल शुरू कर दी है। सरकार तक ये अंतिम आवाज है। जो अंतिम मतदाता होता ना, उसका दर्द है कि ये व्यापार बंद होना चाहिए। जिस तरीके से जीएसटी का ये काम चल रहा है और जो कानून आ रहा है वो व्यापारी को लिए घातक है। कपड़ा कारोबार के लिए मशहूर देश के सभी प्रमुख शहरों में ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। दिल्ली में भी कपड़ा व्यापारियों ने जीएसटी के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। हम इतने सक्षम नहीं हैं कि हम इस कानून को समझ सकें, और ना इन्होंने हमें पर्याप्त समय दिया है। सिर्फ 27 दिन दिए। 27 दिन अपने आप में कोई समय होता ही नहीं है। ये जीएसटी हमारे लिए बहुत खतरनाक है। 1947 के बाद हमारी दोबारा आज़ादी छीन ली गई है। हमारा काम खत्म कर दिया गया है। लुधियाना के जिन बाजारों में रौनक रहती थी, वहां ताले लगे हैं। पूरा बाजार बंद है। जीएसटी में सूती कपड़ों, धागों और फैब्रिक पर 5% कर लगाया गया है। सिंथेटिक या मानव निर्मित फाइबर और सिंथेटिक धागे पर 18% कर लगेगा। 1000 रुपए से ज्यादा कीमत के परिधानों पर 12% जीएसटी लगाया गया है। व्यापारियों का कहना है कि इससे उत्पादन लागत बढ़ेगी और कपड़े महंगे होंगे। 3 दिन की देशव्यापी हड़ताल के बाद व्यापारी 30 जून को काला दिवस मनाएंगे। हमारे वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी से तथा जीएसटी काउंसिलिंग से ये मांग की है कि टेक्सटाइल घटक में जिस तरीके का आपने जीएसटी का कर ढांचा लगाया है, उसमें हमारे सरलीकरण की मांग पे ध्यान दे करके आप इसे वन टाइम यार्न पर टैक्स ला करके और बाकी सारे घटकों को फ्री रखिए। देश में कपड़ा उद्योग $10,800 करोड़ का है, लेकिन बीते 2 साल से इस कारोबार में सुस्ती देखी गई है। 2014-15 में भारत से $3700 करोड़ का कपड़ा निर्यात किया गया था। अगले साल ये $3600 करोड़ रह गया। अब जीएसटी ने व्यापारियों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। कपड़ा व्यवसाय में जो गवर्नमेंट ने जो 36 साल में 36 रिटर्न और एक 37वां फाइनल रिटर्न करने के लिए लगाया है, उससे कपड़ा व्यवसाय वहन नहीं कर पाएगा। इससे क्या है कि छोटे छोटे भागों में जो बटा हुआ है कपड़ा व्यवसाय बेरोजगार हो जाएगा। कपड़ा उद्योग देश में प्रत्यक्ष रूप से 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, जबकि करीब 6 करोड़ लोग परोक्ष रूप से इससे जुड़े हुए हैं। खेती के बाद सबसे ज्यादा लोगों की रोजी रोटी इसी पर टिकी हुई है। अनु दीवान के साथ ग्राउंड रिपोर्ट टीम, राज्यसभा टीवी। और हमारे साथ टेक्सटाइल जीएसटी संघर्ष समिति के कन्वीनर ताराचंद कासद साहब फोन लाइन पर मौजूद हैं। ताराचंद जी, आप लोगों को किस तरह के नुकसान का अंदेशा है? क्यों आप लोग जीएसटी का विरोध कर रहे हैं? देखिए, कपड़ा उद्योग के ऊपर सरकार ने आज तक कोई टैक्स लगाया नहीं था आजादी के बाद। पहली बार
सरकार ये 5% कपड़े के ऊपर लागू कर रही है। उससे पहले ये यान के ऊपर सरकार लेती थी और ये सरकार जो यान से कपड़े के ऊपर अपना ऑटोमेटिकली हमारे पास से आ जाता था। हमने सरकार को कहा कि आप 400 यान मिलों को कंट्रोल कीजिए, देश के 1.5 करोड़ होलसेल के व्यापारी को मुक्त कीजिए, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, ये भी पूरे देश में लागू नहीं है। समय देना चाहिए। जर्मनी, जापान के अंदर सरकारों ने जीएसटी लागू करने से पहले 12 महीने 18 महीने का समय दिया था। यहाँ भारत के अंदर 27 दिन पहले इन्होंने जीएसटी का कानून पास किया और एकदम लागू कर दिया। यहाँ अनुभव नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है, ये लागू हो नहीं सकता और ये बहुत पेचीदा कार्य है। लेकिन ताराचंद जी, ये बताइए कि सरकार से आप लोगों ने कोई मुलाकात की, कोई अपील की? क्या सरकार ने आप लोगों की बात सुनी? पिछले 27 दिनों में हमारे 15 डेलीगेशन दिल्ली गए, वित्त मंत्री से मिले हैं, वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल से मिले हैं, वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार जी से मिले, हमारे सांसद सूरत के CR पाटिल साहब के सामने में हम लोग वहाँ दिल्ली भी गए हैं, लेकिन कोई पॉजिटिव रिपोर्ट हमको नहीं मिल रही है। पॉजिटिव सकारात्मक विचार हमें सफलता नहीं मिल रही है। सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए कि 15 करोड़ लोगों का अस्तित्व का सवाल है। नहीं तो इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। लोग आज व्यापारी सड़क पर आया है। सरकार को चिंतन करना चाहिए कि सरकार क्यों नहीं इस बार सोच रही है। जब 15 करोड़ लोग आज बाजार के अंदर परेशान हो रहे हैं, तो इसके पीछे कम से कम 15 कोटी उद्योग बर्बाद हो जाएंगे। बहनें घरों में काम करती है, छोटे छोटे कामदार घरों में काम करते हैं। कितनी बार हम लोग अप डाउन करके जीएसटी के बिल बनाएंगे? तो आप कह रहे हैं कि आप लोग कई बार सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे, कुछ लोगों से आप लोगों की मुलाकात भी हुई, बात भी हुई, लेकिन सरकार ने आप लोगों की मांगों को अनसुना कर दिया। अगर सरकार इसी तरह से अनसुना कर रही है तो आप लोग कब तक इस तरह से स्ट्राइक पर जाते रहेंगे? अगर नहीं हुआ, 30 जुलाई को हमारा इंतजार है। जीएसटी काउंसिल की अंतिम मीटिंग है दिल्ली में, हम वेट करेंगे। नहीं होती 1 जुलाई से अंतिम 1 जुलाई से अनिश्चितकाल का बंद का ऐलान दे सकते हैं। व्यापारियों की मानसिकता है, तैयारी है। 1 जुलाई से अनिश्चितकाल भी बंद पर जा सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए ताराचंद जी का ये कहना है कि हम अपनी मांग के लिए लगातार सरकार से अनुरोध करते रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी हमारी मांग नहीं मानी गई तो 1 जुलाई से हो सकता है तमाम देश के कपड़ा व्यापारी जो हैं और कारोबारी जो हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएं। हो सकता है कि इन दिनों में, यानी 3-4 दिनों के अंदर हो सकता है उनकी कुछ मांगों पर सरकार ध्यान दे। बहरहाल जो देश में कपड़ा उद्योग है उसे कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला उद्योग माना जाता है और तकरीबन 2/3 इसमें जो काम करने वाले लोग हैं, कारोबारी हैं, वो छोटे और मझोले किस्म के उद्योग धंधे करने वाले लोग हैं और ज़्यादातर हथकरघा या हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए लोग हैं। बहुत सारे लोगों को आशंका हो रही है कि अगर जीएसटी लागू हो जाएगा तो जो छोटे और मझोले किस्म के कारोबारी हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा और उनको सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान होने वाला है और इस नुकसान का असर उन 15 करोड़ लोगों पर भी होगा जो किसी न किसी रूप में कपड़ा उद्योग से जुड़े हैं। आइए दिखाते हैं कानपुर और लखनऊ से पंचानन मिश्रा की रिपोर्ट। कपड़े पर 5% जीएसटी लगाने के फैसले से कपड़ा कारोबारी परेशान हैं। भारत में धागा बनाने वालों पर लगने वाले टैक्स के अलावा टेक्सटाइल क्षेत्र में कभी कोई और टैक्स नहीं लगा। कपड़ा निर्माण के समय ही उत्पाद शुल्क लगता था। मिल से कपड़ा बाहर आने के बाद कोई और कर नहीं लगता था। व्यापारियों का कहना है कि टुकड़ों टुकड़ों में कट कर बिकने वाले कपड़े पर जीएसटी लगाने उनका कारोबार चौपट हो जाएगा। जीएसटी बहुत कम हो जाएंगी, बहुत लोग बंद हो जाएंगे। अब लखनऊ में जैसे हैंडीक्राफ्ट है, चिकन, उस पर आज तक टैक्स नहीं लगा, उस पर टैक्स लगा दिया तो हैंडीक्राफ्ट खत्म हो जाएगा। जो जी लोअर लोग हैं जो बुनते हैं इंटीरियर में कपड़े दे जाते हैं, कोई टैक्स नहीं, अब उनके पर टैक्स लगेगा, दुकानदार भी टैक्स देगा तो हो नहीं पाएगा। कपड़ा कारोबार में 75% छोटे व्यापारी हैं। उनका ज्यादातर काम नकद में होता है। ऐसे में जीएसटी के तहत कंप्यूटर फाइलिंग की शर्त छोटे व्यापारियों के लिए एक बड़े जंजाल से कम नहीं है। एक साल में कई बार रिटर्न फाइल करने के लिए उन्हें पेशेवर अकाउंटेंट की सेवा लेनी होगी। इंस्पेक्टर राज के बढ़ने का भी भय उन्हें सता रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि वो कपड़ा कारोबारियों के हितों का पूरा ध्यान रखेगी। हमारा जो भारत है उसकी स्थिति के हिसाब से 80% व्यापारी जो है वो आज भी कंप्यूटर को अपने व्यापार में इस्तेमाल नहीं करता है और 60 से 70% कंप्यूटर चलाना जानता भी नहीं। तो उस तरह से अगर कंप्यूटर के ऊपर आधारित व्यापार अगर मान लीजिए कि हमारी कल्पना है तो व्यापारी का डर सबसे बड़ा हुआ है।
टेक्सटाइल वालों की जो डिमांड है कि 5% इन्होंने पहली बार उनको देना पड़ रहा है, उसके लिए उन्होंने अपनी बात कही है। तो भारत सरकार के पास भी हम लोगों ने उचित माध्यम से हमारे उत्तर प्रदेश के जो उसमें मेंबर हैं जीएसटी काउंसिल में आदरणीय राजेश अग्रवाल जी वित्त मंत्री जी, उनको ये बात जानकारी दी। उन्होंने कहा उसके ऊपर चर्चा करेंगे और उसके ऊपर विचार विमर्श भी पुनः हो सकता है। विचार विमर्श करने का अधिकार जीएसटी काउंसिल के ऊपर है। देश में खेती के बाद सबसे ज्यादा रोजगार कपड़ा कारोबार ही मुहैया कराता है। जाहिर है ये क्षेत्र मुश्किल में पड़ा तो उसका दूरगामी असर होगा। टेक्सटाइल फैब्रिक यानी धागे से बने कपड़े को पहली बार 5% जीएसटी कर के दायरे में लाया गया है और इसी बात को लेकर व्यापारी नाराज हैं। उनका कहना है कि लगभग 10 करोड़ लोग इस व्यापार में संगठित और असंगठित तौर पर जुड़े हुए हैं और जीएसटी की ये दर इस उद्योग की कमर तोड़ सकती है। लखनऊ में शिव कुमार के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और पंचानन मिश्रा से बात करते हैं इस पूरे मसले पर। पंचानन, कानपुर को एक वक्त में पूरब का मैनचेस्टर भी कहा जाता रहा है। वहाँ के कपड़ा व्यापारी आशंकित हैं, परेशान हैं कि जीएसटी लागू होने से उनके व्यापार पर क्या असर पड़ेगा। हमने देखा लखनऊ के भी कपड़ा व्यापारी आशंकित हैं कि वहाँ के चिकन उद्योग पे क्या असर पड़ेगा। तो ओवरऑल उनकी चिंताएं किस तरह की हैं और क्या उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार के प्रतिनिधि कुछ काम कर रहे हैं, कुछ हेल्प कर रहे हैं, कोई जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है? देखिए, अब ये तय हो गया कि जीएसटी 1 तारीख से लागू होने वाला है। कपड़ा कारोबारियों का कहना है कि पहली बार 5% जो दायरे में लाया गया है उससे छोटे उद्योग जो है तबाह हो जाएंगे, क्योंकि जैसा हमने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2/3 से ज़्यादा जो करीब 10 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए धंधे से, वो छोटे मोटे कारोबारी हैं और वो 20 लाख के टर्नओवर से नीचे वाले भी हैं, उससे ज़्यादा वाले भी हैं। तो उनके लिए बड़ी मुश्किल है। उनका कहना है कि ना हमें बताया गया, ना हमारे पास कोई कंप्यूटर का सिस्टम है, 1 तारीख से लागू हमें कोई जानकारी नहीं है, सरकार की तरफ से कोई जानकारी देने की कोशिश भी नहीं की। उनका ये आरोप है। तो अब सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है कि जो ये कारोबार होता है नगद में भी होता है और उधार में भी होता है। उधार दे दिया, साल पर वसूली नहीं होती, उसको कह रहे हैं अगर हम ये करेंगे तो हम फाइल कैसे करेंगे। वहां तो ये होता है पैसा आया और तुरंत रिटर्न फाइल करना है हर महीने। उनका तो कारोबारी उधारी में चल रहा है, वादे पे चल रहा है, तो वो कैसे फाइल होगा। तो वो उनके लिए बड़ी दिक्कत है, क्योंकि गाँव में भी कपड़ा काट के बिक रहा है, उसमें भी 5% का टैक्स दायरे में लाया गया है। लखनऊ का चिकन उद्योग है, पहली बार 5% उसमें भी लगा दिया गया है, हैंडीक्राफ्ट में लग गया है। तो ये कहना है कि जिसको सरकार को बढ़ावा देना चाहिए उसमें अगर टैक्स लगा देंगे तो चीजें महंगी होंगी, तो उनके लिए रख रखाव भी मुश्किल है और महंगा होने से ग्राहक भी छटक जाएंगे। लेकिन अपनी इस तरह की मांगों को, चिंताओं को लेकर वो क्या सरकार के पास गए, कभी बातचीत की, सरकार ने उनकी बातें सुनी या नहीं सुनी? देखिए, यूपी सरकार के जो मंत्री हैं, उद्योग मंत्री सतीश महाना, उनसे हमने बात की। वो ये कह रहे हैं कि दिक्कतें हैं। उन्होंने ये बात मानी कि कपड़ा कारोबारियों की दिक्कतें हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल आखिरी फैसला लेता है और अभी बहुत देर नहीं हुई है। जीएसटी काउंसिल अपनी जो कुछ अमेंडमेंट्स हैं वो भी कर सकता है। तो उनको ये उम्मीद है कि अगर कपड़ा कारोबारियों की दिक्कतें ज़्यादा बढ़ी तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता कोई निकलेगा और सरकार की कोशिश जरूर करेगी। उनका ये कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंचानन मिश्रा हमसे बातचीत करने के लिए। तो अभी आपने देखा कपड़ा व्यापारियों और का हाल, वो दुखी हैं कि और आशंकित भी हैं कि क्या होगा उनके व्यापार का अगर कपड़े पर 5% का टैक्स लगा दिया जाएगा। इसके अलावा भी उनकी कई तरह की चिंताएं हैं। लेकिन अब आपको हम दिखाते हैं रांची के खुदरा व्यापारियों का हाल। वो भी जीएसटी की जानकारी से अनभिज्ञ हैं और उनका कहना है कि अगर जीएसटी को लागू करना था तो सरकार को पहले जागरूकता अभियान पूरी तरह से करना चाहिए था, तब जाकर इसे लागू करने की तैयारी करनी चाहिए थी। झारखंड के परेशान दुकानदार जीएसटी के लिए अबूझ पहेली बना हुआ है। इसके नियम कायदों को लेकर उनमें बड़ा असमंजस है। झारखंड सरकार ने जीएसटी के कायदों को समझाने के लिए ऑफिसर नियुक्त किए हैं, लेकिन इन दुकानदारों के मन में तैर रहे सवालों के जवाब उन्हें नहीं मिले। इसके बारे में बताना चाहिए था, कुछ समय तक इसके विषय में जानकारी देना चाहिए था, ताकि हर बिजनेसमैन को पता चले कि किस प्रोडक्ट में क्या टैक्स लग रही है। और थोड़ा सा असमंजस में तो कस्टमर और जो विक्रेता दोनों है। व्यापारी जीएसटी के तहत कई चीजों पर लगने वाले करों की दर बढ़ने को लेकर भी नाराज हैं। उनका दावा है कि छोटे उत्पादों पर ज्यादा टैक्स लगने से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, जबकि प्रशासन का दावा है कि जीएसटी आने से राज्य में कारोबार करना आसान हो जाएगा। 5% वैट है यहाँ पर, उसको जीएसटी में 28% कर दिया गया। ये कि सरासर गलत। हेलमेट है, आज हर आदमी को एक हेलमेट चाहिए, वो टैक्स फ्री होना चाहिए, 0% टैक्स होना चाहिए। मैंने काफ़ी जो उसमें अध्ययन किया है, बहुत सरल है और इस सरलता के कारण हमारे युवा और महिलाएं व्यापार के प्रति आकर्षित होगी। और हम लोगों को ऐसा मानना है कि देश में 2 करोड़ और हर साल राज्य में कम से कम 5 लाख व्यवसाय के तरफ आगे बढ़ेंगे। जीएसटी के तहत सारे देश के लिए समान टैक्स दरें तय हुई हैं।
नियम भी एक जैसे बने हैं। किसी नई व्यवस्था के तहत इसके अमल में भी शुरुआत में कुछ दिक्कतों का आना लाजमी है, मगर बेहतर होता कि सरकार दुकानदारों की आकांक्षाओं को दूर करने के ज्यादा प्रभावी उपाय करती। रांची से ग्राउंड रिपोर्ट के लिए राज्यसभा टीवी। ग्राउंड रिपोर्ट में अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे नोटबंदी से बेकार हुए नोटों का क्या हो रहा है आजकल इस्तेमाल। आजादी की जंग लड़ने वाले मेरे दोस्तों, आजादी चाहिए तो उसकी कीमत खून दे के चुकानी होगी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आईएनए के बागी फौजियों पर अंग्रेज देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे। उन तीनों के बचने के चांसेस कम हैं। This trial and its judgment will be remembered throughout history. हफ्ते के मुद्दे में बात करते हैं जल प्रदूषण की। आइए दिखाते हैं जल प्रदूषण से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। कालाहांडी का नाम आते ही स्वतः ही गरीबी की तस्वीर नुमायां हो जाती है, लेकिन इसके लिए सरकारी योजनाएं और सरकारी लापरवाहियां भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। हम आपको ले चलते हैं कालाहांडी जिले के एक खास इलाके में, जहां पर मरम्मत के लिए कई सालों से एक पाइपलाइन टूटी पड़ी हुई है। वो मरम्मत नहीं हो रही है, उसमें गंदा पानी, कंटेमिनेटेड वाटर जा रहा है और इसकी वजह से इलाके के लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं। एक इलाके में खास रिपोर्ट। पानी की आपूर्ति करने वाली इस पाइपलाइन की हालत का अंदाजा इसे देखकर ही लग जाता है। कालाहांडी के जिला मुख्यालय भवानीपटना में पाइपलाइन की सालों से मरम्मत नहीं हुई। नतीजतन सीवर की गंदगी पीने के पानी में भी घुल रही है और यहाँ घरों में जानलेवा पानी आ रहा है। दूषित पानी से शहर के बहादुर बगीचा मोहल्ले में 200 से ज्यादा लोग पीलिया से पीड़ित हुए। ये 20 साल से हुआ है। ये जो गंदे के पानी, जो नली के गंदे के पानी, वहीं से टाँकी बना बिजू कल्याणी मंडप का, और वहाँ से पानी छोड़ा टाँकी से, और वहाँ से इतना गंदगी पानी आया मत पूछो। हमारा घर में 60 को जंडिस हुआ है। चंपा जी, यहाँ कितना दुख है, क्या तकलीफ है आपको? सब गंदा पानी पीता है तो जंडिस हो है। अब का हालात की गंभीरता के मद्देनजर प्रशासन ने तमाम छोटे होटलों, ढाबों और स्ट्रीट फूड के खोमुचों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। साफ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लोक स्वास्थ्य विभाग पर है। उसका दावा है कि अब पुरानी पाइपलाइनों को बदला जा रहा है। Old pipelines in most of the areas we have already replaced and charged. New pipelines around 30 kilometers we have already laid. So recently we have activated the treatment plant fully. Immediately जो पानी कंटामिनेटेड वाटर को बंद करके टैंकर के हिसाब में पानी पीएचडी लोग दिए हैं। हम हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हम रोज एक्टिव सर्वेलेंस कर रहे हैं। लेकिन साफ पानी की मांग करते करते थक चुके भवानीपटना के लोगों के लिए सरकारी वादों पर यकीन करना आसान नहीं है। जिस जिले में आज़ादी के 70 साल बाद भी लोग 2 बूंद स्वच्छ पानी के लिए तरस रहे हों, वहां विकास की बातें बेमानी हैं। मैं इन बेपनाह अंधेरों को रोशनी कैसे कह दूं? मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। कैमरा पर्सन सरोज कुमार दास के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, कालाहांडी, ओडिशा। और अब बात आगरा के पशु अस्पताल की। कहने को तो यहाँ पर 32 पशु चिकित्सालय हैं, लेकिन कर्मचारियों की कमी की वजह से कुछ बंद हो गए हैं और जो चल भी रहे हैं उनमें भी दवाइयों की भारी कमी है। इसकी वजह से बहुत सारे मरीजों को या
जो लोग अपने पशुओं को लेकर इलाज कराने जाते हैं उन्हें प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। आइए देखते हैं आगरा से रिपोर्ट। यह है आगरा का शाहतरा पशु अस्पताल। इसमें रोजाना 20 से 25 पशुपालक अपने पशुओं का इलाज कराने आते हैं। महीने में औसतन 400 से 500 पशुओं का इलाज यहाँ किया जाता है। डॉक्टर भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या दवाओं को लेकर है। पशुओं का इलाज करने वाले लोगों को बाहर से दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। यहाँ के डॉक्टरों का कहना है कि जितनी दवा यहाँ आती है उतनी ही दी जाती है। जब दवा इनके पास होगी, दवा मिलेगी इनको। जब दवा सरकार की तरफ से नहीं मिलेगी तो वो कहाँ से देंगे? तो बाहर से भी दवाइयों के पर्चे लिखे जाते हैं। जब बाजार की दवा जो होती है वो लिखी जाती है। मेरे पास जो गवर्नमेंट सप्लाई होती है इंजेक्टेबल तो हम यहाँ पशुओं के लगाते ही हैं, और जो कुछ सप्लीमेंट, फीड सप्लीमेंट या डिवॉर्मिंग की दवा, कीड़े मारने की दवा, ये भूख की दवा, वो पशुपालकों को उचित डोज के हिसाब से देते हैं। आगरा जोन के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने भी माना कि फिलहाल सारी दवाएं अस्पताल में मुहैया कराना मुमकिन नहीं है। हालांकि उन्होंने दावा किया कि उनका विभाग हालात सुधारने के लिए लगातार काम कर रहा है। नहीं, देखिए, दवाएं, हम सारी दवाएं तो पशुपालकों को नहीं दे पाते हैं। अब जो है वो शासन, अब जो हमारे स्थानीय मंत्री जी हैं वो इस बारे में कोशिश कर रहे हैं कि सारा दवाएं जो है वो निःशुल्क पशुपालक का इलाज अस्पताल से किया जाए। सारी दवाएं अस्पताल से ही प्रोवाइड करवाएंगे, ऐसी उनकी योजना है। आगरा जिले की 8 तहसीलों में 32 पशु अस्पताल और 48 पशुधन अधिकारियों की डिस्पेंसरी हैं। लेकिन समय पर बजट नहीं आने से यहाँ की दवाओं की उपलब्धता पर असर पड़ता है। 2 अस्पताल स्टाफ की कमी की वजह से बंद हैं। अनुमान के मुताबिक जिले में करीब 11 लाख पशु हैं। सरकारी अस्पतालों में स्टाफ और दवाओं की कमी से अब पशुपालक निजी डॉक्टरों की ओर रुख करने को मजबूर हो रहे हैं। आगरा से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आइए आपको दिखाते हैं किन परिस्थितियों में अपनाई भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति इतिहास के पन्नों में। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया अमेरिका और सोवियत संघ के खेमों में बढ़ती चली गई। इस बीच भारत ने गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मई 1950 में पहली बार गुटनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक स्वतंत्र नीति का पालन करेगा। वह किसी गुट में शामिल नहीं होगा। दरअसल तब के राष्ट्रीय नेतृत्व में ये साफ समझ बनी कि युद्ध और टकराव नवोदित भारत के आर्थिक और राजनीतिक हित में नहीं है। इसलिए भारत ने अपने दरवाजे दोनों गुटों के लिए खुले रखने का फैसला किया। हालांकि देश के अंदर इस नीति के कुछ आलोचक हमेशा मौजूद रहे, लेकिन मोटे तौर पर इस पर आम सहमति रही। क्या आपको पता है कि नोटबंदी के बाद पुराने पड़े रद्दी नोटों का क्या हुआ? शायद आप ये समझते होंगे कि आरबीआई ने उन नोटों को जला दिया होगा, नष्ट कर दिया होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आइए आपको ले चलते हैं गुजरात के एक इलाके में, जहां कुछ नौजवान इन पुराने नोटों के रद्दी हुए कागजों से तरह तरह की कलाकृतियां बना रहे हैं। देखते हैं खास रिपोर्ट। अहमदाबाद का NID यानी राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान। ये बच्चे घास फूस से क्रिएटिव मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बोरे में भरी कतरनों के ये गट्ठर साधारण नहीं हैं। एक समय ये आपकी जेब और बैंकों के खजानों की शोभा बढ़ाते थे। ये 500 और 1000 के पुराने नोटों की कतरनें हैं जो बीते 8 नवंबर के बाद बेकार हो गईं। अफरा तफरी के बीच घंटों लाइनों में खड़े होकर आपने जो नोट जमा कराए उन्हें रिसाइकिल करने का ये नायाब तरीका यहाँ निकाला गया है। उसके बाद अगर हम इस चीज़ का कुछ अच्छा यूज़ कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स नए बना सकते हैं जो डेली लाइफ में हम यूज़ कर सकें, और उस परेशानी की हमें वो बुरी यादें नहीं रहेंगी, कुछ अच्छा देखने को मिलेगा उससे। NID में ऐसे सैकड़ों गट्ठर आए हैं। ये छात्र अपनी कला की बदौलत उन नोटों को फिर से कीमती बनाने में लगे हुए हैं। इन छात्रों के लिए ये चुनौती भरा है, लेकिन एक यादगार अनुभव भी। तो सब बोरे भर भर के हमारे पास मतलब ये मटेरियल आ गया, और हम सब सोच रहे कि ये अभी कैसा मटेरियल है, ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, पानी में नहीं जाता, ये तो पेपर मैच नहीं बना सकते, ये पूरे स्ट्रिप्स नहीं है, तो हम ऐसे पेपर की तरह भी इसको यूज़ नहीं कर सकते, तो अभी करें क्या? तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था हम सबके लिए।
इन नोटों से बनने वाले मॉडलों को लेकर एक राष्ट्रीय कंपटीशन कराने की तैयारी चल रही है। उसके विजेता को आकर्षक इनाम देने का भी प्रस्ताव है। आरबीआई से जो जिक्र हुआ कि इसके अंदर यदि कुछ नए क्रिएटिव प्रोडक्ट बनाए जाएं तो क्यों ना इसकी कंपटीशन की जा सके या कुछ नए आइडिया लाएं, तो मुझे लगता है कि इसमें सोच बड़ी अच्छी है। एनआईडी में अभी ऐसे और भी गट्ठर लाए जाएंगे। उन सभी पुराने नोटों को उपयोगी मॉडलों में बदला जाएगा। सचमुच ये यहाँ के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक तजुर्बा है। अहमदाबाद से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो अगर आपको अफसोस है कि नोटबंदी के दौर में आपकी सारी जमा पूंजी स्वाहा हो गई है, तो इन कलाकृतियों को अपने घर ले आइए और यादों में संजो लीजिए। ग्राउंड रिपोर्ट में आज बस इतना ही। नमस्कार।